Very good morning to all my dear students. As you know, हम चैप्टर धूल कर रहे थे और जितना पोर्शन रहता था आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टेक आउट योर पेज नंबर 9 ऑफ योर स्पर्श बुक. पार्ट का नाम है धूल. बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं. गोधूली पर कितने ही कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी, नहीं तोड़ दी. गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी. कलम नहीं तोड़ दी मतलब उन्होंने बहुत अच्छा लेखन कार्य किया, लेकिन ये गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है. गोधूली पर कितने ही कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो गोधूली है वो गांव की अपनी ही संपत्ति है. ये केवल गांवों में ही पाई जाती है, शहरों में गोधूली नहीं मिलती. ये केवल गांवों में ही पाई जाती है. जो शहर के बाटे नहीं पड़ी, बाटे का अर्थ होता है हिस्से नहीं पड़ती. शहरों में गोधूली नहीं मिलती, ये केवल गांवों में ही मिलती है. ये गांवों की अपनी संपत्ति है और गांवों में ही पाई जाती है. एक प्रसिद्ध मीन्स विख्यात पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पर पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था. आग्रह होता है निवेदन करना, निमंत्रण पत्र मतलब बुलावा दिया था. एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला, जिस समय गोधूली का समय होता है, बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है, उस समय को, जिस समय गोधूली की बेला होती है मतलब वो समय होता है, आने का लेखक को आमंत्रण मिला. लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ. लेकिन शहरों में तो गोधूली है ही नहीं, केवल धूल धक्कड़, धूल, आंधी, मिट्टी जो उड़ती है वही पाई जाती है. गोधूली कहाँ है, मतलब उस समय में तो बुलाया, लेकिन गोधूली बेला में तो बुलाया, लेकिन गोधूली उस समय वहाँ तो थी ही नहीं, क्योंकि वो जो है गोधूली केवल गांवों में ही पाई जाती है, यह शहरों में नहीं मिलती. उसके बाद लेखक कहता है कि ये कविता की विडंबना थी. विडंबना थी, उसकी अपनी मजबूरी थी. और गांवों में जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है. पग संचालन पैरों के चलने से पैदा होने वाली धूल नहीं है. कहता है ये कविता की मजबूरी थी कि गोधूली की बेला का वर्णन किया गया है, लेकिन गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, गांवों में अगर कोई कवि उस पर रचनाएं करता है तो वह सार्थक माना जाता है, परंतु शहरों के लोग गोधूली जो कवि हैं वे कविताओं के बारे में लिख तो रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो लिखना है उन्हें, लेकिन गोधूली की असली जो कहते हैं ना, जो वास्तव में है गोधूली, वह केवल गांवों में ही मिलती है. वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है. हाथी घोड़े चाहे शहरों में पाए जाते हैं, लेकिन उनके पैरों से पैदा होने वाली वो धूल कतई नहीं है. वह तो वरन गो गोपालों के पदों की धूल है. कहता है गो गोपाल जिस समय शाम के समय अपने गायों को चराने के लिए ग्वाल भाल जाते हैं, तो उससे उठने वाली धूल को ही जो है वो गोधूली कहा जाता है. नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, मतलब धूल को नीच समझा जाता है, ये कहीं भी किसी भी वेद में नहीं लिखा है. नीच को धूरी समान मतलब नीच समझे जाने वाली धूल को नीच समझा गया है. कहता है ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है, किसी वेद में इसके बारे में वर्णन नहीं है कि ये नीच समझे जाने वाली धूल ही है. धूल नहीं है. सती उसे माथे से, योदा उसे आंखों से लगाता है. सती जो है उसे माथे से लगाती है और उसके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करती है.
और एक योद्धा जब युद्ध भूमि में जाता है तो उसे अपनी आंखों से लगाकर उसके प्रति अपना आभार प्रकट करता है कि उस धरती ने उसे जन्म दिया है, उसे बहादुर बनाया है। इसी के संबंध में इसी उदाहरण देते हुए लेखक कह रहा है कि यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूलि को चूमा था। यूलिसिस एक बहुत बड़ा योद्धा था और जब वो परदेश से वापस आया तो उसने इथाका की, जो उसकी जन्मभूमि थी, आकर उसे चूमा, उसे प्रणाम किया, उसके प्रति अपना आभार प्रकट किया था। इथाका यूनान का ही एक स्थान है और जब वो परदेश से वापस आया तो उसके प्रति उसने अपना आभार प्रकट किया। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। यूक्रेन के मुक्त होने पर, आजाद होने पर एक लाल सैनिक किससे कहा गया है? एक अंग्रेजी सैनिक ने श्रद्धा भाव से वहां की धूल को का स्पर्श किया था, उसे छुआ था, उसके प्रति अपना आभार प्रकट किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजनाओं के लिए धूल से बढ़कर और कौन स्थान है? श्रद्धा, भक्ति, स्नेह ये केवल मनुष्य के मन की भावनाएं ही मानी गई हैं। किसी के प्रति श्रद्धा होना, भगवान के प्रति श्रद्धा होना, भक्ति का भाव होना, प्रेम होना, ये मनुष्य के मन के भाव है। और अपनी चरम सीमाएं कि अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करने के लिए कहते हैं कि धूल से बढ़कर और कौन सा साधन है? अपने देश के प्रति श्रद्धा रखना, अपने देश के प्रति भक्ति रखना, अपने देश से प्रेम करना, और ये केवल धूल से ही किया जा सकता है, क्योंकि उस मिट्टी में व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो कहा जाता है कि धूल से बढ़कर और कौन सा साधन है, अर्थात मिट्टी से बढ़कर और कौन सा साधन है। हम अपने देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, और ये हम अपने देश की मिट्टी से ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। और अगर घृणा का भाव प्रकट करना हो, घृणा हो, असूया होता है ईर्ष्या आदि के लिए मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे प्रचलित है, जैसे धूल चाटना, मिट्टी में मिलाना, धूल चाटना मतलब मिट्टी में मिलाना, धूल झाड़ना कि बिना बात के ही उसने कहा है कि धूल झाड़ना आदि क्रियाएं प्रचलित हैं कि अपने बिना बात के ही किसी पर दोषारोपण करना। तो ये सब क्रियाएं जो हैं वो घृणा और नफरत के लिए धूल से संबंधित मुहावरे भी प्रचलित हैं, मुहावरे भी मिल जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं उपमाएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। धूल जीवन का, धूल फर्स्ट वर्ड देखो, धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, एक जीवन की सत्य कहानी है। गद्य मतलब जीवन की सत्य कहानी है। और धूली छायावादी दर्शन है। धूली जो है वो प्रकृति और सृष्टि का छायावादी दर्शन, मतलब प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों के बारे में जिसमें बताया गया है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, संदेहास्पद है, जिसकी वास्तविकता के प्रति अभी संदेह है। और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। और धुरी जो है नव संस्कृति का, लोक संस्कृति का नवीन जागरण है, मतलब कि जो आने वाले भविष्य में जो हमारी संस्कृति है ये इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, इसके आसपास ही घूमती है, और ये उसका नवीन मीन्स नया जागरण है। और उसके प्रति वह अपने कार्य में, अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए अपने कार्य में मग्न रहती है।
इन सब का मतलब जीवन चलायमान है, नवीन जागरण है, क्लोज संस्कृति का नवीन जागरण है, मतलब जीवन जो है वो चलायमान रहता है। इन सबका रंग कहता है एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, रूप रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन वह वास्तव में जो है वो धूल जो है वो मिट्टी जो है एक ही रंग के होते हैं। आपने साइंस में पढ़ा था मिट्टी सॉइल के बहुत से कलर्स होते हैं, जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल, भिन्न भिन्न तरह की मिट्टी हो सकती है, इनके रंग बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। लेकिन जब हम धूल कहते हैं तो शरद शरद ऋतु के धुले उजले बादलों का स्मरण हुआ आता है। उन बादलों की शरद ऋतु में धुले हुए, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, और धुले हुए उजले उजले, उजले मीन सफेद सफेद बादलों की याद आ जाती है। धूल के लिए श्वेत का विशेषण अनावश्यक है। कहते धूल के लिए सफेद रंग जो प्रयोग करना, उसका विशेषण का प्रयोग करना, ये तो अनावश्यक है, ये तो गलत है। वह उसका सहज रंग है, जो धूल का वास्तव में रंग है वह उसका सहज रंग है, वह उसका अपना ही रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। जो हमारे देशभक्ति है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने देश को छोड़कर बाहर विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। कितना चाहे धूल को माथे से ना लगाए, लेकिन कम से कम उस पर पैर तो रखे, उसका एहसान तो माने कि जिस धरती ने उसे जन्म दिया है वही उसकी मातृभूमि है, वही उसकी धरती है, उसे उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? एक किसान जिसके हाथ पैर मिट्टी से लथपथ है, उसके मुंह भी मिट्टी से सना हुआ है, ये धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हमारी जो लोगों से ये धूल क्या संदेश लोगों को देती है? जो किसान है वो एक मेहनतकश इंसान है, धूल मिट्टी में ही वह काम करता है, मेहनत करता है, और धूल मिट्टी में ही सनकर वह हमारे लिए, हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए कार्यरत रहता है। ये हमें क्या संदेश देती है, क्या कहती है? हम कांच को तो प्यार करते हैं हम, लेकिन धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। हम कहते कांच ऊपरी दिखावे को तो प्यार करते हैं, लेकिन धूल भरे हीरे में चाहे हमें धूल ही दिखाई देती है, लेकिन वह वास्तव में हीरा है। यहाँ हीरा किसे कहा गया है? किसान को, जो चाहे मिट्टी में सन कर, मिट्टी में लथपथ होकर हमारे लिए काम करता है, मेहनत करता है, वही वास्तव में हीरा है। हम लेकिन कांच को प्यार करते हैं, लेकिन हीरे का अनादर करते हैं, हीरे को मान नहीं देते। भीतर कांति की आंखों से ओझल रहती है, धूल भरे हीरे से ही धूल दिखाई देती है। मतलब हम देश प्रेम को भूलते जा रहे हैं और ऊपरी दिखावे को हम केवल प्रेम करते हैं। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, जो भीतर की चमक है वो हमारी आंखों से गायब रहती है। जो मन के अंदर की चमक है वो हमारे, ओझल का अर्थ होता है गायब, हमारे मन के अंदर से गायब है। लेकिन ये हीरे अमर है। किन्हें हीरे कहा गया है? किसान को। लेकिन ये जो वास्तविक हीरे हैं ये अमर है, और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे, और एक दिन ये अपने अमर होने का सबूत भी दे देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। अटूट होने का प्रमाण दिया है का भाव ये है कि वे कहते हैं कि चाहे हमारे जीवन में जितनी मर्जी मुश्किलें आए, चाहे हमें कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इस बात का उन्होंने सबूत दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, और वास्तव में हीरा वही है जिस पर चाहे समय का की कितनी ही कठिन परिस्थितियां आए, कितनी ही विषम परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़े, लेकिन वह टूटे ना, वह हतोत्साहित ना हो।
वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद रहस्य जो है वो जानना बाकी ना रहेगा। कहता है चाहे उनके लिए लाखों ही मुसीबतें प्रहार हों, लेकिन वे उन मुसीबतों का डटकर सामना करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जो है वो जानना बाकी नहीं रहेगा, अर्थात वह भेद जो है वो स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। प्रहार करके ही हम जान सकते हैं कि वास्तव में कौन हीरा है और कौन कांच है। लेकिन हीरे को तो हीरे से ही काटा जा सकता है, हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता है उस पर, लेकिन जो कांच को जो तोड़ा जा सकता है लेकिन हीरे को तोड़ा नहीं जा सकता। हीरे को तराशा जा सकता है लेकिन हीरे को तोड़ा नहीं जा सकता। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीखेंगे। तो कहते हैं कि उस समय में हम जो हीरा है उसकी धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, अर्थात उसके प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करना हम तब सीखेंगे, तब हमें उस भेद के बारे में स्वयं भी पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन हीरा है और कौन नहीं। Right? I think this is clear to all the students. Now we are coming to back exercise. इसमें जो मौखिक पार्ट है वो आपने बुक पर ही कर लेना है और यहाँ असाइनमेंट में मैं इंक्लूड कर दूंगी आपके लिए। और जो लिखित भाग का 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें आपने अभी हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगी सभी बच्चों को, तो साथ साथ आप इनके आंसर्स देख लीजिए फटाफट। आई एम गिविंग यू 1-2 मिनट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैक एक्सरसाइज। लिखित भाग का क पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हरी अप ऑल द स्टूडेंट्स। मैं ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट करने का और बीच में किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। Yes, one by one we will discuss. फर्स्ट क्वेश्चन है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? यस, कशिश गिव आंसर। धूल के बिना किसी शिशु मतलब किसी बालक की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? इट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि शिशु का सारा बचपन ही धूल में खेलते हुए गुजरता है। अगर कोई बच्चा धूल में नहीं खेलता है तो वह कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता है। इसलिए एक शिशु का धूल में बचपन में खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जो धूल है वो शिशु के मुख की, जब उस शिशु के मुख पर पड़ती है या लगती है तो उसकी वास्तविक सुंदरता को, उसकी पार्थिविकता को और भी निखार देती है। और बहुत बड़े परिवार में, उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग जो है, चाहे वो अनेक प्रकार के कीमती सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके अनुपात में जो वास्तविक शिशु की सुंदरता है वह धूल में खेलकर ही निखर कर आती है। तो यहाँ पर लेखक ने शिशु के मुख पर छाई हुई जो वास्तविक धूल है वो वास्तव में उसने धूल को कहा है, उसकी प्रसाधन सामग्री को नहीं कहा। उसके जो सौंदर्य प्रसाधन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसको नहीं कहा। वास्तव में जो एक बच्चा है वो मिट्टी में खेलकर ही बड़ा होता है। उसके बिना किसी शिशु की कोई बचपन जो है उसे बचपन नहीं कहा जा सकता अगर वो मिट्टी में नहीं खेला है, मिट्टी में उसने कोई भी जो बचपन नहीं गुजारा है। तो हम किसी बच्चे की कल्पना जो है वो धूल के बिना नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? यस, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है?
यस श्रेय, गिव आंसर। हम लोग ही देख लो, हम क्यों धूल से बचना चाहते हैं? हम बाहर जाते हैं, कहते हैं मिट्टी लग गई है, हम क्यों धूल से बचना चाहते हैं? हमारी सभ्यता इस धूल के सर से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु अपने बच्चों को भी वह धूल से नहीं खेलने देती। हाँ, वे आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, वह सपनों की दुनिया में मग्न है, वह कल्पनाओं की दुनिया में घूमती है और धूल से बचना चाहती है, लेकिन वो वास्तव में धूल के महत्व को नहीं समझती। वास्तव में धूल का क्या महत्व है जीवन में उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो कल्पनाओं में डूबी रहती है और वे अपने बच्चों को भी उस धूल में नहीं खेलने देती। उन्हें भी मना करती है कि धूल में नहीं खेलना है, बच्चों को भी मना किया जाता है। सभ्य परिवार के बच्चे आपने देखा होगा कैसे अपने सूट बूट पहने रहते हैं और कभी भी उन्होंने जाकर, आप देखो, आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे तो रेत में पैर रखकर घर बनाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो केवल जन्म के बाद ही, कुछ समय बाद ही वो मोबाइलों में मस्त हो जाते हैं, वो खेलते नहीं हैं, बाहर जाकर बहुत ज़्यादा नहीं खेलते हैं। कुछ बच्चों की बात हो रही है, सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो वो कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और वो धूल में जाकर नहीं खेलते और धूल को वो बुरा समझते हैं। उनके मन में धूल के प्रति जो है वो अच्छी भावनाएं नहीं है, इसलिए हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है। राइट। नेक्स्ट है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? ये मैंने डिस्कस किया था। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? पेज नंबर 8 पर देखो, पेज नंबर 8 में सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल रहा है। यस कशिका, गिव आंसर। कशिका, गिव आंसर। अखाड़े की धूल साधारण नहीं है। वह तेल और मट्टे से सिंचाई हुई, वह तेल और मट्टे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर ऐसा सुख बदन पर मिलना मिट्टी बहुत ऐसे कठिन है। फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्दर्द चारों खान चित लौटकर अपने चारों को खाने चित, विश्व चारों खाने चित बता। लगाता है। हाँ, चारों मिट्टी खाने उसके चित शरीर लेटकर वह स्वयं को विश्व विजयी समझता है। आई होप यू गॉट दिस आंसर। नेक्स्ट, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? श्रद्धा भक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? अभी मैंने समझाया। यस वंश दुग्गल, अनम्यूट करिए। हाँ जी बेटे। धूल, हाँ, श्रद्धा मतलब किसी धूल को स्पर्श करके, उसको छू कर उस धरती के प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैसे हम अपनी धरती माँ की मिट्टी को अपनी छूते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, तो स्पर्श करते हैं। और भक्ति और धूल को जब हम अपने माथे पर लगाते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग जो है हवन के बाद विभूति जो है वो अपने माथे पर लगाते हैं। तो उसको अपने माथे पर लगाते हैं क्योंकि हमारे मन में भक्ति की भावना है। हम अपनी भक्ति का परिचय देते हैं अपने माथे पर लगाकर। और उसके बाद स्नेह, जैसे कोई बच्चा धूल में सन गया है तो उसे माँ चूमती है, उसे प्यार करती है, उसे लाड करती है, उसको देखकर हंसती है, तो उसके प्रति उस माँ का स्नेह है, उसके मन में प्रेम की भावना है। तो ये सब व्यंजनाएं जो है वो धूल के प्रति है और धूल ही सर्वोत्तम साधन है। धूल श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना करने का सबसे अच्छा साधन माना गया है। क्लियर? किसी के प्रति श्रद्धा होना, मन में भक्ति होना, स्नेह की भावना होना, और इसके लिए धूल ही सबसे अच्छा सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा साधन है।
नेक्स्ट, इस पार्ट में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है, क्या मजाक किया है? प्रियंका वोरा, गिव आंसर। प्रियंका, इस पार्ट में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? सलील, गिव आंसर। प्रियंका, विल यू बी एबल टू? मैम यस। ओके। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर ये संग्रह किया है कि नगर में बसने वाले लोग इस बात से डरते हैं कि धूल उन्हें गंदा न कर दे। वे सोचते हैं कि धूल के संसर्ग से उनकी चमक धमक फीकी पड़ जाएगी। हाँ, वे धूल से बचना चाहते हैं, वे मैला नहीं होना चाहते, वे धूल से बचने की कोशिश करते रहते हैं। आगे, उन्हें मतलब कांच के हीरे प्यारे लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो हीरे हैं वो उन्हें आदर भाव नहीं देते, उनका मान नहीं करते, वे कल्पनाओं में जीते हैं और वे कल्पनाओं में ही डूबे रहते हैं। राइट? तो इसलिए इस नगरीय सभ्यता पर लेखक ने इस तरह व्यंग्य किया है। नेक्स्ट है 50 to 60 शब्दों में लिखिए। ये सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपने विस्तार से लिखने हैं। राइट? लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई गोधूलि को श्रेष्ठ क्यों मानता है? सलील, गिव द आंसर। लेखक बालकृष्ण के मुख पर छाई हुई गोधूलि को श्रेष्ठ क्यों मानता है? सलील, कैन? मैम, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि उस गोधूलि से उनकी अंदर की सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। उसके साथ उनका जो मुख है वो खिल जाता है। और ये जो गोधूलि होती है ये बनावटी श्रृंगार से अधिक ऊपर होती है। और लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई धूलि को अच्छा, श्रेष्ठ होता है, अच्छा इसलिए मानता है क्योंकि जो गोधूलि है वो बच्चे के मुख को के सुंदरता को, बच्चे के मुंह की सुंदरता को बहुत अधिक निखार देती है, उसे बढ़ा देती है। बनावटी जो प्रसाधन सामग्री है वो उससे लगाने से उसकी सुंदरता निखर के नहीं आती, जितना कि वो जब मिट्टी में खेलता है तो उसकी सुंदरता निखर कर आती है। जैसे फूल के ऊपर रेणु उसकी शोभा बनती है, वैसे किसी बच्चे के मुख पर जो छाई हुई मिट्टी है वो उसकी सुंदरता को और अधिक निखारती है। बनावटी जो चीजें हैं वो उसे सुंदरता नहीं देते और वास्तविक सुंदरता उसे धूल ही प्रदान करती है। राइट? धूल और मिट्टी में क्या अंतर है? सृजन, गिव आंसर। धूल और मिट्टी में क्या अंतर है? बी क्विक, वी हैव वेरी लेस टाइम। धूल और मिट्टी में क्या अंतर है? ओके, आई विल टेल यू द आंसर। धूल और मिट्टी में बहुत कम अंतर है। लेखक कहता है कि दोनों में भेद करना संभव नहीं है, दोनों एकाकार ही हैं, एक ही रूप है, बहुत कम भेद है। जैसे कि आप देखो पेज नंबर 8 पर ही यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि अगर हम सोचें कि चांद और चांदनी में, देह और प्राण में, शब्द और रस में जितना अंतर है उतना ही अंतर धूल और मिट्टी में है। और मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान भी धूल से ही होती है। यहाँ से आपको आंसर इसका क्लियर हो रहा है। राइट? नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? मानव, गिव आंसर। ग्रामीण परिवेश में धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? गांवों में कौन कौन से सुंदर चित्र दिखाई देते हैं? मानव खान? I don't know. ओके, साक्षी? मैम, बेटा एक तो वीडियोस ऑन करिए, आपकी वीडियोस ऑन नहीं है। हाउ आई कैन रिकॉग्नाइज द फेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स? सिद्धिमा, कैन यू गिव द आंसर? सिद्धिमा?
हाँ जी, आई विल क्लियरिफाई इफ स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिंग। ग्रामीण प्रवेश में प्रकृति धूल के बहुत सारे सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। जैसे कि एक बच्चा, गांव में रहने वाला एक छोटा बच्चा जब धूल से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। उसी प्रकार लेखक ने यह भी बताया कि अखाड़ों में भी धूल जो है वो दिखाई देती है। अखाड़े की मिट्टी तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई होती है और उसमें ही एक पहलवान जो पहलवानी करके, कसरत करके, परिश्रम करके अपनी मांसपेशियों को सशक्त बनाता है। और गांव में शाम के समय पशुओं के खुरों से जो धूल उड़ती है, जब पशु जो गाय भैंसे चराने के लिए ग्वाल भाल जब निकल कर जाते हैं तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये सभी सुंदर सुंदर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हीरा वही घन चोट न टूटे। यस नरेंद्र, गिव द आंसर। हीरा वही घन चोट न टूटे, इसका पाठ के आधार पर यही अर्थ है कि एक किसान चाहे दिन रात मेहनत करे, मिट्टी में चाहे वह फसल उगाए, पर लोग उसकी मेहनत को नहीं देखते, बल्कि वह सिर्फ हीरे को ही देखते हैं, बल्कि उसकी जो की गई मेहनत है किसान की, वह कोई नहीं देखता है। इसी तरह एक हीरा भी टूट टूट के ही सुंदर बनता है, और इसी तरह किसान भी नहीं, इस तरह से नहीं रिलेट करना बेटे, इस तरह से नहीं आप रिलेट करोगे। ये बताया है, लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है। हीरा यहाँ उसने किसे कहा है? हीरा उसने किसान को ही कहा है। और उस किसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत उसे मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात वो परिश्रम करता है, काम करता है, कठिन से कठिन परिस्थितियां उसके चाहे जीवन में आती हैं, लेकिन वह टूटता नहीं है, वह अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ता। और सुबह सवेरे उठकर वह अपने खेतों में जाता है, अन्न उगाता है, उस मिट्टी में ही लथपथ होकर वह दूसरों के जीवन को सुखद बनाने की कोशिश करता है, चाहे उसे उस समय कितनी ही मुश्किलें आए, वह टूटता नहीं है। ये उस जो ना टूटना ही उसके मन के भाव का प्रमाण है कि वो जो मेहनत करता है उसी का फल जो है वो दूसरे प्राप्त करते हैं, लेकिन मेहनत से वो कभी भी घबराता नहीं है। हाँ, कांच जो है वो चोट से अवश्य टूट जाता है, कांच पर चोट मारो ना टूट जाता है, लेकिन जो हीरा है, वास्तविक हीरा, जो किसान है, हम चाहे उस पर कितने ही प्रहार कर ले, लेकिन वह टूटता नहीं है। इसलिए किसान जो हीरा है उसे अमर कहा गया है, और अमरता का प्रमाण भी वो देता है, अपने ना टूटने का प्रमाण भी वो देता है। नेक्स्ट, धूल, धूली और धूरी गोधूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट करती है। इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया है। आई होप यू कैन राइट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जो पाठ में आपने पढ़ा ये आपने अपने भावों में लिखना है। इसे ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, आपने अपने शब्दों में पाठ में क्या क्या पढ़ा है ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? विडंबना मतलब मजबूरी मानते हुए लेखक ने क्या कहा है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि लेखक कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने ये कहा है कि जो धूल के बारे में बहुत सारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, और कविताएं जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं वो उन कविताओं को सदा के लिए उसने अमर तो चाहे बना दिया, लेकिन जो शहरों में रहने वाले कवि हैं उन्होंने तो गोधूली को देखा ही नहीं, और वह केवल हाथी घोड़ों के पैरों से जो चलने वाली धूल है उसके प्रति ही कविताएं लिख रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो धूल है, गोधूली जो है, वो गांवों में ही मिलती है, गांवों में ही उसे पाया जाता है। और ये गोपालों के पैरों, जो गोपाल हैं, जब वो गाय लेकर चलते हैं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे ही गोधूली कहा जाता है, और ये गांवों में ही मिलती है। लोगों को इस धूल के वास्तविक स्वरूप को समझने का
प्रयास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और ये शहरों की धूल नहीं है, ये शहरों में पाई जाने वाली धूल नहीं है जिसके बारे में कवि अपनी कविताएं लिख रहे हैं। I think it is clear to all the students. Now you complete this chapter today on the notebook. Then I will ask about the notebooks. I will take the notebooks for checking.